waiting for your signal. Okay. नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक सोनी आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग, हिमाचल प्रदेश व राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला आयुष के उपलक्ष्य में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आयुष घर द्वार कार्यक्रम है, वो लाइव चैट विद एक्सपर्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसी चिंता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जो कि राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला द्वारा किया जा रहा है। इस सीरीज के प्रथम वेबिनार में 2 मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी, जो कि गट हेल्थ एवं इम्यूनिटी पर अपने ख्याल रखेंगे। दूसरे हैं डॉक्टर सुधांशु दत्त शर्मा जी, जो आहार का महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्रोफेसर विजय चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि वह इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। 2 शब्द मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। थैंक यू डॉक्टर मानिक सोनी। डॉक्टर भंडारी, हाँ ये एक मेरे ख्याल कोई एक अनम्यूटेड था जिसके करके डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो काइंडली जो है म्यूट रखें अपने आप को। जी जी, थैंक यू डॉक्टर मानिक। हाँ, थैंक यू डॉक्टर मानिक। मैं आयुष विभाग और विशेष रूप से राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला की ओर से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर श्री डी के रतन जी एवं हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर आयुष विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर राखी सिंह। ये दोनों एक्चुअली सीएम साहब के साथ मीटिंग में व्यस्त होने के करके इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हमारे आज के जो वक्ता रहेंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा और प्रोफेसर सुधांशु दत्त शर्मा, मैं दोनों का जो है स्वागत करता हूं। इनफैक्ट जो आज के हमने टॉपिक इसमें इस वेबिनार के लिए हमने सेलेक्ट किए हैं, तो वो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम देखें, पहले डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा इसमें गट हेल्थ और इम्यूनिटी पे बात करेंगे। हम हमेशा इम्यूनिटी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गट हेल्थ को इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन गट हेल्थ जो है, हम इस बात को समझें कि गट हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम को रेगुलराइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो इसी विषय को डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा इज एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, तो ही विल बी डिलीवरिंग वन लेक्चर। तो वो इसमें काफी कुछ हम लोगों को इसके बारे में बताने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि हम सभी लाभान्वित होंगे उस बात से। मुझे ये बताते हुए बहुत ही अपार खुशी है इस बात की कि डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं डीएवी कॉलेज जलंधर में, और डॉक्टर सुधांशु दत्त शर्मा जो कि प्रोफेसर हैं खुर्जा में वैद्य यज्ञदत्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय में। ये दोनों ही हमारे पपरोला कॉलेज के एलुमनाई हैं, दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया है, तो ये हमारी बहुत ही एक खुशी का विषय है। और डॉक्टर सुधांशु दत्त शर्मा विल बी टॉकिंग ऑन आहार। आहार भी एक ऐसी चीज है कि हम हमेशा इम्यूनिटी की, मैंने जैसे कहा, की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, जैसे कि आहार। जैसे गट हेल्थ की हम बात करें, जो कि डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जिस पे बात करेंगे, तो गट हेल्थ और आहार ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि हमारा आहार सही नहीं होगा तो हमारी गट हेल्थ सही नहीं होगी, गट हेल्थ सही नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो इस विषय पे आहार के बारे में हमें क्या बात ध्यान रखनी है ताकि हम स्वस्थ रहें और हमारी जो है इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहे। तो इन दोनों विषय पे आज हम एट लेंथ वी आर गोइंग टू हैव 2 बैक टू बैक डिस्कशंस। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः दोनों वक्ताओं का स्वागत करता हूं। ओवर टू डॉक्टर मानिक। धन्यवाद सर। अभी जो प्रथम हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी,
ये दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय जालंधर में काया चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर शेखर जी को 15 वर्ष से अधिक का चिकित्सा व अध्यापन का अनुभव है। आप बहुत से जर्नल के संपादक मंडल के सदस्य हैं। आपको अभी हाल में ही राइजिंग स्टार ऑफ आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित किया गया है तथा इसी वर्ष आपके आयुर्वेद के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी व ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस द्वारा भी सम्मानित किया गया है। जैसा कि प्रोफेसर विजय चौधरी सर ने बताया कि डॉक्टर शेखर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला के ही छात्र रहे हैं, तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है डॉक्टर शेखर जी आपको आमंत्रित करते हुए आप कृपया अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर शेखर जी। Am I audible? Yes. Yes, sir. Technically, thank you. I will request Dr. Ayush Devi, Dr. Pawan Rathi, the Director of Dr. Ayush, Principal, Deepali Government Ayurveda Patola, all the all the organizer, my top gut health and immunity. So as we all know that body and mind are mutually related, and Ayurveda is the science of well-being with its unique approaches of social and spiritual life. And body and mind, they both are edge of the same coin. They work in coordination, and the body is healthy, mind is healthy, and the mind is healthy, the body is healthy. The Ayurveda has described an important factor of digestion and metabolism in our body as Agni. Agni is responsible for strength, health, longevity, and it determines the quantity of food to be consumed to remain healthy. So, ingested food is to be digested, absorbed, and assimilated, which is affordable for the maintenance of life, and it is performed by Agni. As we all know, we divide the body from stress sites into 30 types, Jagrati, Bhuta Agni, Dhatu Agni. Ayurveda principles, they are more focused on proper characteristic appearance and essentially the used for a healthy body. And for this, there is a beautiful concept of Shandharma, where Animal, Supplement, and Sattva factors have been described, and these each procreative factor is assigned to certain organogenesis, functional, psychological phenomena to develop the protein baby. And the function of they play an important role in the friction, growth of fertilized ovum and formation of development organs. And we all know the cell is the functional unit of body. And according to the modern medicine, also the metabolic processes, divisions, multiplication, they go on in the cells of our body from birth to death. We all know that Ayurveda is of the opinion that all the diseases they begin in the gut, and Ayurveda places great importance on proper diet and digestion as well as on all the aspects of lifestyle. Ahar sambhava vastu roga ahar sambhava hita hit vishesha sukh dukho means the origin of life and disease is food. Wholesome and unwholesome food articles, they are responsible for happiness and sorrow respectively. And factors which contribute for the immunity, we call it as Vyadik Shaman in Ayurveda. They are normalcy, or you can say the normal samdoshas, equilibrium state of dhatus, normal agni, potency of srotas. These are the factors which support the equilibrium state of all the physiological parameters in the body. Now, gut and health. There is a relation between the gut and health. The gut microbiota and human health is being increasingly recognized nowadays. It is now well established that a healthy gut flora is largely responsible for overall health of the host. Harmful substances like pathogens, allergens, toxins, malignant cells. And gastrointestinal tract immunity is of utmost importance because it is the largest organ exposed to the external antigens, and it provides a mucosal barrier. It provides absorptive surface, regulation of
regulation to balance these immune reactions against foreign antigens, maintains appropriate response to pathogenic inserts. So microbiota, it refers to the entire population of microorganisms that colonizes in a particular location. Now there is an interdependence of diet, immunity and microbiota interactions. And there are a lot of evidences nowadays that there is a bidirectional communication between the three key factors of the GI tract, that is diet, immunity and commensal flora. Diet can have profound influence on the immune system, and while immune system can also affect dietary intake. If we have a look on our samhitas, in the factors responsible for etiological factors responsible for Oj-kshay, then it has been clearly written that Vyayamo Anshanam Chinta Ruksh Alpramitashanam, means Ruksh Alpramitashanam. Here diet again has a lot to contribute, and we all know that scanty and limited meals, जिसको हम नपातुला भोजन कहते हैं, it has a role to play in a body. And the functions of dhatus, we all know that Sharir Dharan and Sharir Poshan means to sustain and maintain the body as well as to provide nourishment to the body. And Oj, it sustains the body. Now, how does gut affect the immune system? The gut microbiota that resides in the gastrointestinal tract, it provides essential health benefits to the host, particularly by regulating the immune homeostasis. Moreover, it has recently become obvious that alterations of these gut microbial communities can cause immune dysregulation, leading to autoimmune disorders. So dietary habit is one of the major factors that influence the diversity of gut microbiota. A close relationship exists between gut microbiota and immune responses. An imbalance of this relationship can determine the local and systemic immune diseases. And in fact, the immune system plays an essential role in maintaining the homeostasis with the microbiota that normally resides in our gut. While at the same time, the gut microbiota, it influences the immune system, modulating number, function of effector and regulatory T cells. So to achieve this aim, the mutual regulation between immune system and microbiota is to be achieved through several mechanisms. In our samhitas, immunity has been described in a very scientific manner in the terms of Vyadhi Val Virodhatvam and Vyadhi Utpadak Pratibandhakatvam, means Vyadhi Val Virodhatvam means capacity of the body to fight against the manifested disease, and Vyadhi Utpadak Pratibandhakatvam means capacity of the body to not to allow the disease to flourish in the body. So if we talk about body, Tatra Shriram Nam Chetanadhishtan Bhutam Panchmahabhut Vikar Samudayatam Samyog Bahi, means it is a living body, is equilibrium. It is in a state of equilibrium of doshas. And factors that are responsible for the growth of body, they are described as Kal Yog, Swabh Sansiddhi. Again, Ahar is there. Ahar, Saushtvam and Abhigata Sheti means observance of all the rules of taking diet of good quality. And even three of them, Ahar, Nidra and Brahmacharya, again, Ahar is there. So, if we have a look on this Charak Samhita, the Acharya Charak, they have described Mahasota, Shrid Madhya, Mahanim, Nam, Pakwashi as the synonyms of this coast, and it can be explained in two senses. Structurally, means coast in the region where coasthams, they are Amashya, Pakwashya, Fufus, they are present, and physiologically means in the terms of bowel habits and digestion. Ahar Matra Puraragni Vala Peshri means one must take food in proper quantity, which depends upon the strength of Agni, that is digestive power of that individual. And again, Kale Bhuktam Samam Samyakam means Agni digests the food that one consumes timely and in an appropriate quantity. So we must know that the fuel that maintains the Agni for digestion and metabolism, it is wholesome food. It acts as an fuel for the Agni. An unhealthy diet and lifestyle, it causes the imbalance in doshas, dhatus, and thereby causing the disease. Now, if we take a look into Age Purushi Adhyaya regarding origin of disease, they have clearly written that Hit Ahit Aharopyogi Ekev Purush Vriddhi Karo Bhavati Ahit Aharopyogi Pura Vyadhir Nimitmiti means ingesting wholesome food is the only cause of nourishment in the Purush. An unwholesome diet is the cause of disease. And again, they describe some more factors: Kal Viparya, Pragya Prad, Shabd Sparsh, Roop Rasgandh. These are the factors which are etiology factors that lead to a disease. And Vikaro Dhatu Vaishamyam Samyam Prakti Ruchete, Sukh Sankyakam Arogyam Vikaro Dukh means disequilibrium of Dhatu is disease, and then equilibrium is a state of health. Agrirev Shrire Pitanta Garta,
And kupita kupita shubhani shubhi karoti means Agni of our body is represented by pith. And when it is in a non-aggravated stage or in aggravated stage, it performs various functions, including digestion and paktim. Pakti means including digestion also. So we can say that if one person is having healthy gut, digestion is healthy, and he surely will be having healthy immune system, because Agni is said to be the root cause of health and longevity. Moolam Agnis tasmani ruchyate. And if you see this, the shlok of Charak Chikitsa 15th chapter, that's annasya pakta sarvesham paktrinam adhipo mata tan mulaste hi tadvriddhi kshay vriddhi kshayatmaka. Means Jatragni is known as the king among all the forms of Agni, and the intensification and diminution of all these forms of Agni is in fact dependent on Jatragni. So one individual should take utmost care to maintain the Agni by providing fuel in the form of wholesome diet. Means palete prastasya sthito ayurval sthiti. So to understand the relation of gut and immunity, one must understand the concept of Agni, Am and Oj. So as I have already discussed that Agni, it is the term used in Ayurveda for the whole process of energy liberation through digestion at the level of GIT and metabolism at the level of tissues. And digestion, metabolism, assimilation, it is the whole process of biological conservation and utilization of energy, which is symbolized in the form of Agni. So as we know that living things, they are only able to utilize, conserve and transform the energy, and this is the only process that makes them different from non-living things. Once this process is interrupted, it results in death, and when it is malfunctioning, it results in diseases. Ayurveda concept of physiology and including biochemistry of digestion and metabolism can be wonderfully understood through the functions of Jatragni, Dhatu Agni and Bhutagni, because the manner in which the nutrition is ingested, then digested, the way in which its components they are metabolized into appropriate dhatu, and some of its constituents they are broken down into being utilized for the production of energy, for requirement of vital activities. It all depends on Agni. Ayurvalam, Ayu Varam Valam Swasthyam Utsaha Upche Prabha Ojus Tejo Agnya Pranas Chokta De Agni Hetuka. Pranas Chokta De Agni Hetuka. Again, even the existence of an individual is said to be because of De Agni. Shantogani Mriyate Yuktam Chire Jivante Atmaha Rogi Syadgrate Mulas Agni Shani Ruchate means the Agni stops functioning, the individual dies. And if Agni functions normally, the individual can lead to healthy and long life. So the food one consumes becomes capable of nourishing the nourishing the body and tissues only in the presence of normally functioning Agni. In the absence of normal digestion, the normal body tissues such as the rust, they cannot be formed nor nourished. And we all know that there are pathological states of Agni, that is Mandagni, Tikshagni, Vishmagni and this Samagni. And Sarve Roga api Mandagno. All the diseases, they are having their origin from the disturbed Agni, we can say disturbed digestion or weak digestion. And Sarve Rog Mula is Agni, the root of all the systemic diseases is Agni. Now, we all know that role of Agni in digestion. The consumed diet containing all the elements, they get digested. It starts from stomach, Amasya, then role of Jatragni is there, then Panchmahabhut, Bhutagnis and Dhatu Agnis. And there is written in Rigveda that Agni Mile Purohitam, which means Agni is Purohit. Here Purohit means who leads ahead. Pura means body. Agni is the protector of the body. So one of the 8 branches of Ayurveda called Kaya Chikitsa itself is equated with the Agni maintenance, that is Kayantar Agni Tasya Chikitsa, Kaya Chikitsa. So na abhojnen kayagni dipyate na ati bhojanat nirindhano yatha vahne alpova ati andhanat means fasting or overeating. It does not stimulate Agni, as like fire or if the environment is extinguished if there is no fuel supply or if excessive fuel covers the Agni. Now the Am, it is a unique concept of Am in Ayurveda. We all know that impaired Agni, impaired digestion and metabolism will be there. Then incompletely processed food, and it will be result in the formation of various metabolites which are threat to the health in the form of Am. It has a capacity to vitiate the doshas, thereby disturbing the homeostasis of the body. It is considered as one of the important Vyadhi Ghatak. Am is considered as one of the important Vyadhi Ghatak responsible for the initiation of disease process. Hence, Amya is rightly stated for the Vyadhi, which denotes the potentiality of
arm in producing the disease. We all know that when someone takes the nidan of specific disease, means nidan sevan, then those prokop will be there. Disturbances in the agni, dhatu agni will be, durvalta will be there. Faulty, which results in faulty metabolism of ras dhatu, collection of unras, sanchay of arm, then prokop of arm, sthan sangrah of this arm in curve agonia, manifestation of disease. So the concept of arm is most important fundamental principle of Ayurveda in understanding the pathophysiology of disease, and arm, sam, niram, avastha of doshas is important to decide the line of treatment and the choice of drugs. So the knowledge of sam and niram avastha is necessary to avoid all the kinds of vyapad. Now the concept of oj. According to Ayurveda, oj is the essence present in every dhatu and considered as sar of all the 7 dhatus. Yeno jasa vatyanti pirna sarvdehna iddate sarvbhutanam jeevitam navatishthate. Oja keeps all the living beings nourished and refreshed. Oj is the purest, finest essence formed from all the dhatus, and shleshma kaf in the normal state is considered as oj. So, and features of oj vriddhi means ojo vidyo hi dehase tushti pushti valodaya. And the importance of oj, we can guess from here that in gestational life, it is responsible for the vitality of the fetus. It becomes unstable in the 8th month of gestation, leading to uncertainty of liver. Oj is important for maintaining the super quality of dhatusar. Hence, it is directly related to superior functions of all the tissues in the body. Oj gives the strength. It maintains the immunity, means vyadik kshamata, and quantitative and qualitative depletion of oj, it can cause even death. Now, gut health, it is a trending topic amongst all wellness practitioners these days, and anybody seeking to improve the gut health needs to focus on improving their digestion first. The process of agni, or you can say the digestive fire acting upon food, leading to formation of nutrients, is known as dhatu parinam, and gut is the key to well-being. Concept of the concept of brain gut axis that elucidate the digestive tract as a key player in the status of central nervous system. The gut-brain axis is the biochemical signaling that takes place between the gastrointestinal tract and the central nervous system. So broadly defined, the gut-brain axis includes the central nervous system, neuroendocrine, neuroimmune systems, including hypothalamus, pituitary, adrenal axis, sympathetic, parasympathetic, arms of the autonomic systems. Gut-brain axis is an important immune compartment in the bowel. Is the lamina propria, where there are present large number of macrophage, dendritic cells, T cells, IgA secreting B cells. And the entire nervous system, it produces more than 30 neurotransmitters. Almost 90% of the serotonin, which is the key regulator of mood, sleep, appetite, is in the body is produced in the cells in the gut, as well as 50% of the dopamine. So in the lamina propria, there are also present residents of the CD4, CD8 B cells, while some CD8 lymphocytes migrate to the tip of the vills, where they become intestinal epithelial lymphocytes. Now the probiotics, they are the live microorganisms promoted with claim that they prove in health benefits. They have a beneficial effect on the intestinal mucosa by several proposed mechanisms that include suppression of growth and binding of pathogenic bacteria, improvement of the barrier function of the epithelium, and alteration of immune activity of the host. So Ayurveda takes an entirely holistic view of the person's reality, looking at physical health, mental stability, spiritual well-being, social welfare, environmental considerations, dietary lifestyle habits, daily living trends, and seasonal variations in the lifestyle, as well as treating and managing the specific diseases. So the intestinal flora, they has been shown to aid digestion, act as a physical barrier against pathogens. It releases important biological enzymes, chemicals, and controls the inflammation also. However, as a result of impairment, the gastrointestinal tract can allow the toxins to escape into the bloodstream and locate in different parts of the body, causing inflammation. This is known as impaired intestinal permeability. So Ayurveda is aimed at improving the digestion in order to create a balanced state of health and immunity. Inside the gut, there are about 100 trillion live microorganisms that promote normal gastrointestinal functions, protect the body from infection, regulate metabolism, and mucosal immune system. Gut-associated lymphoid tissues. The lymphoid elements of the gut comprise organized and lymphoid tissues such as Peyer's patches, mesenteric lymph nodes, effector sites of the intestine. There are the mucosal epithelium and underlying lamina propria.
countless studies they have shown that the gut bacteria and microbiome, they are present within the gut and affect our susceptibility to disease. Thus, keeping our gut healthy is of utmost importance. Now, the things that you can do for your gut health. Number one, lower your stress levels. This is very, very important. Chronic high levels of stress, they are hard on your whole body, including your gut. We can lower stress through meditation, walking, getting massage, spending time with friends, family, then using essential oils for massage, decreasing caffeine intake, laughing, yoga, etc. Get enough sleep, 6 to 8 hours. Sound sleep is very, very necessary, and eat slowly, stay hydrated, and providing supplements to your diet. Check for food intolerances. Change your diet means reduce the amount of processed, high sugar and high fat foods. Eat fresh organic food. Sit down and when you eat and choose a settled atmosphere. Eat your meals at the same time every day. Avoid snacking between meals unless you feel hungry. Include plenty of roughage in your diet, including freshly cooked veggies and whole grains, pulses, etc. Use spices and herbs to stimulate your digestion. Exercise daily. Drink plenty of water. And Shadrasatmak, Chaturvid, Panch Bhautik, Ahar Varg, Vicharयुkt, Vidhivat Ahar. It is the Ayurvedic concept of balanced diet. Now, to conclude this, I can say that influence of commensal bacteria on health and disease through the regulation of immune function has emerged as an area of scientific and clinical importance. It is now evident that the gut microbiota has a profound effect on the host immune system and can affect autoimmune related diseases both within the gut and outside the gut. For example, gut microbiota and GIT associated autoimmune diseases, Crohn's disease, ulcerative colitis, and for extraintestinal rheumatoid arthritis is the best example. So the immune system plays a vital role in keeping the body healthy by providing a fine balance between the elimination of invading pathogens and the maintenance of tolerance of healthy cell tissue. So the gut microbiota can regulate not only the local intestinal immune system, but also can have a profound influence on systemic immune response. So when the microbiome is in balance, it contributes to many health benefits, but when out of balance, it can cause various diseases in the body. So a complex interaction between microbiome and immune system may result in an inflammatory state. The gut microbiome also affects the brain and mental health. The basis for this interaction is the gut-brain axis. So Yukti and Apto Praman is the best, and when used tactfully in Dravya Yojana, only then ambition of Ayurveda, that is Swasthasya Swasthya Rakshanam, Aturasya Vikar Prashanam, will be fulfilled. So I can say that gut microbiome or Samagni is the key to health and happiness. Samdosha, Samagni, Samdhatu Malkriya, Prasanat Vindrimana, Swasthiti Abhidhyate. So Ayurveda emphasizes all the parameters like anatomical, physiological, mental and spiritual well-being. So never forget that my safety is everyone's safety. Swasthasya Swasthya Rakshanam, and stay healthy and keep healthy. And in the last, I would like to appeal to all the listeners that to tackle this COVID effectively, follow do's and don'ts, and please implement COVID appropriate behavior. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर शेखर जी, आपने बहुत ही सार गर्भित विषय हमारे बीच रखा। आपने गट हेल्थ व इम्यूनिटी, रोग विरोधी क्षमता का गट हेल्थ में प्रयोग, इस विषय पर आपने संहिताओं से उदाहरण देकर के बहुत ही अच्छे से ये विषय हमारे बीच रखा। वास्तव में आहार ही स्वास्थ्य का मूल है, जैसे आपने कहा कि हितकर आहार स्वास्थ्य का कारण है तथा अहितकर आहार व्याधि का कारण है। इसी आहार के विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अगले स्पीकर डॉक्टर सुधांशु दत्त शर्मा जी, जो कि व्यक्तिगत शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय खुर्जा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सहायक चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं। डॉक्टर सुधांशु दत्त जी भी आयुर्वेद महाविद्यालय कपरोड़ा के ही छात्र रहे हैं तथा आप पूर्व में पीटीआई के सदस्य भी रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु जी को करीब 10 वर्ष का चिकित्सीय अध्यापन अनुभव है। तो अब मैं अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर सुधांशु दत्त जी को आग्रह करूंगा कि कृपया अपना विषय हमारे बीच रखें। डॉक्टर सुधांशु जी।
Sir, my slides, can you see? Hello. सर मैंने स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया, उसने पूछा था मेरी स्लाइड्स विजिबल है या नहीं? नहीं, अभी नहीं। सर स्क्रीन तो शेयर करी है सर। वन सेकंड। हाँ, यस, अब स्क्रीन शेयर हुई आपकी। Am I audible now? Now I'm audible. शायद से स्क्रीन शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो अभी भी हो रही है क्या सर? स्क्रीन शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर, मैं डायरेक्टली लेक्चर जाता है। So sir, first of all, I would like to thank Dr. Chandrasekhar for such a wonderful presentation and such a knowledgeable presentation, and then I'll thank to Department of Ayush Himachal Pradesh and my parent college for providing me the opportunity to deliver a lecture here. So I'll be discussing about the role of AHAR in prevention of disease and promotion of health. क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। सो द टॉपिक इज आहार इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेल्थ क्या है। WHO ने हेल्थ की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है। आज से 6 महीने पहले अगर हम WHO की बात करते तो शायद लोगों को समझाने में दिक्कत होती WHO क्या है, पर कोरोना की वजह से सब लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि WHO क्या है। तो WHO ने कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मींस स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब है हमारी वो स्थिति जहां हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सार्वजनिक रूप से स्वस्थ हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हमें शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं है, हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। हमें मानसिक रूप से कोई चिंता, शोक, भय ये भी नहीं होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ होने चाहिए। हमें अपने पड़ोसी से कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई लोभ किसी तरह का नहीं होना चाहिए, तो हम स्वस्थ माने जाएंगे। इसी डेफिनेशन को हमारे आयुर्वेद में बहुत आसानी से समझाया है आचार्यों ने। सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभि धीयते। अर्थात जो हमारे दोष हैं, यहाँ दोष का मतलब हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। दोष का मतलब है वो एनर्जी हमारी बॉडी की जो हमारे शरीर को चलाती है, मोबिलिटी, हीट, स्टेबिलिटी ये हमारे शरीर में लाती है।
दूसरी चीज सम अग्नि, यहाँ अग्नि का मतलब, अग्नि से मतलब किसी फायर से नहीं है, अग्नि से मतलब दोबारा ऐसे छोटे छोटे माइक्रो लेवल के केमिकल रिएक्शन से है जो हमारी बॉडी को चलाने में काम आते हैं। इसका बहुत इजी सा एग्जांपल मैं आपको डायबिटीज का देना चाहूंगा। मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में डायबिटीज बार बार कोट करूंगा क्योंकि डायबिटीज हमारे मिथ्या आहार विहार से ही पैदा हुई बीमारी है। तो डायबिटीज में सिर्फ इंसुलिन की गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। और इंसुलिन क्या है? दैट इज आल्सो अगेन अ टाइप ऑफ अग्नि ओनली। तीसरा है समधातु मलक्रिया। धातु मतलब जो हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं वो सब प्रॉपर फंक्शनिंग करने चाहिए। मलक्रिया जो भी हमारे वेस्टेज चीजें हैं वो सब शरीर से बड़े नॉर्मली एक्सक्रीट होनी चाहिए, चाहे वो मल है, चाहे मूत्र है, चाहे स्वेद है, हमारा पसीना, हमारे नाखून है, हमारे बाल हैं, इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पीस ऑफ द माइंड। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। अगेन हम मेंटली भी साउंड होने चाहिए, मेंटली भी हम फिट होने चाहिए, तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ आहार इन आयुर्वेदा? हमारे आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ माने गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यहां भी आचार्य ने आहार को प्रथम स्थान दिया है। आचार्य ने कहा है जो आधार संभव, यानी जो हमारी देह है ये आहार से ही उत्पन्न होती है। आहार को आचार्य ने महाभेषज कहा है। भेषज का मतलब औषधि, महाभेषज मतलब सर्वश्रेष्ठ औषधि, ग्रेटेस्ट मेडिसिन। आहार को वाइटल फोर्स कहा गया है। हमारा जो आहार है ये 6 रसों से मिलकर बनता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। सामान्य भाषा में बोले तो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसेला और तीखा। हमारे खाने में इन 6 रसों की प्रॉपर इंक्लूजन होना चाहिए। जो हमारा शरीर है ये 5 महाभूतों से बनकर मिलता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं 5 महाभूतों से मिलकर बनता है हमारा शरीर भी। तो हमारे आहार में यदि इनमें से किसी चीज की भी अधिकता होगी तो हमारे शरीर में भी इन चीजों की अधिकता हो जाएगी और रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर हमारा आहार इन 5 चीजों को समान लेकर चलेगा तो हमारे शरीर में भी ये 5 चीजें समान रहेंगी और आरोग्यता की स्थिति बनी रहेगी। आचार्य चरक ने कहा है कि जो हमारी डेली डाइट होनी चाहिए उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि ना केवल हमारी अभी की वेलबींग को बचा के रखे बल्कि जो आने वाली व्याधियां हैं उनसे भी हमें बचा के रखे। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे इस गलत खान पान की आदत की वजह से ही होते हैं। तो अगर हमारा खान पान ठीक रहेगा, जो व्याधियां इस गलत खान पान की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी। ये भी कहा गया है कि जो जो भाव हमारे शरीर की उत्पत्ति में सहायक होती हैं उन्हीं भावों की गड़बड़ी से हमारे शरीर में व्याधियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमारे शरीर की उत्पत्ति में सबसे बड़ा कारण आहार रहता है, इसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा कारण आहार रहता है। और अगर ये आहार ही गड़बड़ होगा तो हमारे शरीर में नष्ट करने में भी ये प्रमुख भूमिका निभा सकता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं जितनी भी हमारी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाती हैं, उनकी उत्पत्ति में सबसे बड़ा कारण गलत आहार ही होता है। अगेन द एग्जांपल इज डायबिटीज मेलाइटस। आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या खाना है ये जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरह इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ इट्स इनटेक, मतलब वो हमें किस तरह लेना है वो भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है। गलत आहार विहार के कारण जो व्याधियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। उनमें सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी डायबिटीज है और इंडिया को कहते हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वी आर सेकंड in the case of diabetes mellitus, and soon we will cross over China and become the first top most country having the diabetic patients. इसके अलावा फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, दिल की बीमारियां, ये सब भी गलत आहार विहार के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधियां हैं। और इन सब का कारण क्या है? मिथ्या आहार और मिथ्या विहार। मिथ्या आहार मीन्स एबनॉर्मल डाइट। जैसे अगर हम ज्यादा कंजम्पशन करेंगे जंक फूड का, फास्ट फूड का, पैकेज फूड का, प्रिजर्वेटिव वाले फूड का, फ्लेवर पड़े हुए फूड का, और जितना भी आजकल मार्केट में चीजें मिलती हैं वो सब प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर्ड ही होती हैं। मिथ्या विहार अगर हम आहार के सेंस में देखें, फॉल्टी कुकिंग टेक्निक्स may lead to diseases. मील स्किपिंग ड्यू टू कॉस्मेटिक रीजंस। सब लोग वेट रिडक्शन के कारण आजकल मील स्किप करना चाहते हैं। दैट इज नॉट द गुड क्राइटेरिया। डिसऑर्डर्ड ईटिंग हैबिट्स, बिंज ड्रिंकिंग, बिंज ईटिंग, ये सब भी बीमारियों का कारण होते हैं।
इनएप्रोप्रिएट मील इनटेक टाइम, लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं 11 बजे, फिर लंच का टाइम हो जाता है 4 से 5 बजे और डिनर रात को 12 बजे। तो ये जो गलत टाइम है, इनएप्रोप्रिएट मील टाइम है, ये भी व्याधि को उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण है। Is there any solution through Ayurveda? Yes, there is a way out. Ayurveda has always advocated for balanced approach for balanced eating. Again, body as well as disease both are product of food. व्याधियां और शरीर दोनों ही हमारे खाने के कारण उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में खाने के लिए, भोजन के लिए, आहार के लिए 8 विशेषायतन बताए हैं। खाना किस तरह से खाना चाहिए, इसके लिए आचार्य चरक ने अष्टविध विशेषायतन बताए हैं। ये है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। प्रकृति मीन्स फूड आर्टिकल की नेचर कैसी है। करण मीन्स उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए, कैसे प्रिपेयर किया गया है वो। संयोग मीन्स कॉम्बिनेशन, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं। राशि मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए भी डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी बहुत ज्यादा बताया था कि हमें मात्रा में ही खाना खाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इतना कम भी खाना नहीं खाना चाहिए कि अगर हमने सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है तो हमें 11 बजे दोबारा भूख लग गया है, ना हमें इतना गरिष्ठ भोजन करना चाहिए कि सुबह 9 बजे खाना खाने के बाद शाम को 5 बजे तक भूख ही ना लगे। देश के हिसाब से खाना खाना चाहिए, जैसे जो एरिया है जहां का जो खाना है वो खाना खाना चाहिए। काल, टाइम से खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया काल भोजन आरोग्य कराणाम, आरोग्य का सबसे बड़ा कारण है टाइम से किया गया भोजन। इसके अलावा भी आहार के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। पहला है उष्णस्नीयता, मीन्स जो आहार है वो हल्का गर्म लेना चाहिए। दूसरा है स्निग्धमस्नीयता, मीन्स खाना थोड़ा स्निग्ध लेना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जो बहुत ज्यादा रूखा ना हो। मात्रास्नीयता, अगेन आहार को मात्रा के अनुसार लेना चाहिए, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना लेना चाहिए। जीर्णमस्नीयता मीन्स जब खाना पिछली बार का खाना वो खाना पच जाए तब हमें दोबारा खाना खाना चाहिए। वीरम अविरुद्धस्नीयता, जो खाना आपस में विरुद्ध ना हो वो खाना खाना चाहिए। इष्ट देशे, इष्ट प्रकर्म अस्नीयता, जो जगह हमें पसंद है वहां खाना खाना चाहिए। अगर आप किसी वेजिटेरियन आदमी को ऐसी जगह खाना खिलाने बैठा देंगे जहां सामने मुर्गे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको खाने में वो मन नहीं लगेगा। नाति दुष्टम अस्नीयता, बहुत तेज खाना नहीं खाना चाहिए। नाति विलंबतम अस्नीयता, बहुत धीरे धीरे खाना नहीं खाना चाहिए। अहासन, खाना खाते हुए हंसना नहीं चाहिए, खाना खाते हुए बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ रूल्स बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता ने बहुत इनका अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। पहले हम पाक स्थान विचार करना चाहिए, जो हमारा किचन रेजिम है उसका विचार करना चाहिए। वैसे भी हमारे घर में जो सबसे क्लीन स्टेट होती है वो किचन ही होती है। भोजन स्थान विचार, जो हमारा डाइनिंग प्लेस है वो साफ होना चाहिए। काल वेदन आहार विधि, डाइनिंग टाइम फिक्स होना चाहिए। अगेन द काल भोजन आरोग्य कराणाम। अकाल भोजन दोष बताए गए हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्रॉपर डाइनिंग टाइम बताई गई है। हे अन्न कंथनम बताया गया। इनएडिबल फूड, हम सब जानते हैं जो कोविड-19 आजकल फैला हुआ है उसके लिए चाइना प्रोपोलाइज कर रहा है कि वेट मार्केट से आया है। तो अगर वेट मार्केट से आया है तो दैट वाज इनएडिबल फूड, वो हमें नहीं खाना चाहिए। स्वादिष्ट अन्न गुण लक्षणम, जो खाना है आहार है वो टेस्टफुल होना चाहिए, अदरवाइज वैसे भी नहीं खा पाएंगे। आप कितना भी अच्छा खाना दे दीजिए वो टेस्टफुल नहीं है, वो हमें कितना भी फायदा करेगा पर हम खाने पॉसिबल नहीं है। भोजनोत्तर वर्जनीय, खाने के बाद कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं खाना खाने के तुरंत बाद हमें कुछ स्पोर्ट्स खेलने चला जाना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना चाहिए, दोनों ही काम हमें नहीं करने चाहिए। So, in nutshell, what we should do: eat warm, hemophilic food, eat only after previous meal is digest, consume food having non-antagonistic properties, include all the tasted, consume sweet substances first. ये बहुत ध्यान देने की बात है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो भी मीठा होता है उसको हम सबसे बाद के लिए बचा कर रखते हैं, इसको बाद में खाएंगे। बट इसका एक आचार्य ने सीक्वेंस बताया है, सबसे पहले मधुर खाना चाहिए, उसके बाद अम्ल लवण, उसके बाद कटु तिक्त कषाय, यानी जो तीखी कसैली चीजें वो सबसे लास्ट में खानी चाहिए। कंज्यूम फ्रूट्स फर्स्ट, फॉलोड बाय लिक्विड्स एंड द लास्ट एंड बाय द सॉलिड फूड। एंड सिट इन सुखासन, खाने टाइम हम सुखासन में बैठना चाहिए। We should avoid the buffet and everything else. We should consume light, easily digestible food in the evening. What we should don't, the food should not be contrary to each other. खाने में जो भी चीजें वो एक दूसरे विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मछली और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए,
शहद और घी समान मात्रा में एक साथ नहीं लेना चाहिए, ना हमें बहुत तेज खाना चाहिए, ना हमें बहुत स्लो खाना चाहिए। डेली रजीम क्या होना चाहिए हमारे आहार का, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे आहार में डेली इंक्लूड होनी चाहिए। आचार्य चरक ने कहा है रेगुलर आहार में शाली धान्य, षष्टिक धान्य, 2 तरह के चावल होने चाहिए जरूर, मुदक यानी मूंग की दाल होनी चाहिए, सैंधव लवण होना चाहिए, आमल की होनी चाहिए, यव यानी जौ होना चाहिए, रेन वाटर होना चाहिए विच शुड बी कलेक्टेड बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, दुग्ध होना चाहिए, घृत होना चाहिए, और यदि हम मांसाहारी हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं या हमारी मजबूरी है मांसाहार लेना, तो जांगल मांस होना चाहिए और मधु होना चाहिए, शहद होना चाहिए। इस आहार की संपूर्णता को आप अगर देखें तो जो षष्टिक और शाली चावल हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड, इनमें हमें बेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो रक्तशाली है, रेड राइस होता है, वो ग्लूटेनस होता है, उसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। जो मुदक होती है, ग्रीन ग्राम होती है, दैट कंटेन्स बेस्ट ऑफ द प्रोटीन विच इज इजीली डाइजेस्टेबल। आचार्य ने इसको लघु बोला है। प्रोटीन हमें बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, लेकिन जो लघु प्रोटीन, जो सुपाच्य है, वो हमें लेना चाहिए। इससे कंट्री हम देखें तो जो उड़द की दाल होती है, ब्लैक ग्राम, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, उसमें प्रोटीन भी होता है, बट दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, सुपाच्य नहीं होती, कुपाच्य होती है। इसलिए दोनों में, मूंग की दाल और माश की दाल, दोनों में बराबर प्रोटीन होने के बाद भी हमें मूंग की दाल ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि ये सुपाच्य है। सैंधव लवण हमारे भोजन को रुचिकर बनाता है, इसके अलावा तीनों दोषों को सात्विक की अवस्था में रखता है। आमल की इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आजकल हम लोग सुनते हैं कि कोविड से बचने के लिए डॉक्टर्स ने कहा है कि विटामिन सी खाओ, और मार्केट से विटामिन सी के डिब्बे गायब हो जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स खाली हो जाते हैं विटामिन सी से। तो उस कंडीशन में वी शुड यूज आमल की, नेचुरल सोर्स भी है और इजीली अप्रोचेबल भी है। यव, जौ, इट इज एन एफिशिएंट फूड टू प्रिवेंट मेनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आयुर्वेद में तो स्पेशली कहा है कि अगर किसी रोगी को मधुमेह हो गया है, शुगर हो गई है, तो उसको पुरानी जव का ही सेवन करना चाहिए। जव में टोकोफेरॉल, सेलेनियम, माइक्रोब्लेंडम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन ई होते हैं, वो जो सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। आयुर्वेद में इनको बल्य और रसायन कहा गया है। ये डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर्स, कैंसर, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी यानी मोटापा, इन सबको दूर रखने के काम आते हैं। इसके अलावा जो सेलेनियम इसमें होता है जौ में, ये घेंगा रोग जो गॉइटर है उसको भी दूर रखता है। अगेन द मिल्क इज इटसेल्फ कंप्लीट फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और जो भी न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए वो सब अवेलेबल होता है। घृत, यहाँ घृत का मतलब सिर्फ फैट कंटेंट से नहीं है, सिर्फ भोजन को रुचिकर बनाने से नहीं है घृत से मतलब। इट हैज टू प्रमोट मेमोरी, इंटेलिजेंस, वाइटल फायर, सीमेन वाइटल एसेंस। हम सभी को पता है कि जो भी हमारे मानसिक व्याधियां होती हैं, उसमें जो भी हमें औषध देनी है, वो हमारे दिमाग तक तभी पहुंचती है जब वो फैट सॉल्युबल हो। तो जो भी चीजें हमारे दिमाग तक तभी पहुंचेगी जब वो फैट सॉल्युबल होगी। एंड लास्ट, हनी, इट इज द मोस्ट रिफाइंड ग्लूकोज इन अ लिक्विड फॉर्म। It again maintains the equilibrium of all three doshas. So it is not possible to in detail describe all the things in a 20-minute lecture, but here in the nutshell we can understand what we should eat, when we should eat, and how we should eat. To conclude it, I'll say lifestyle disorders mainly result from the factors like unhealthy diet, bad food habits, lack of physical activities, etc. Taking food in irregular quantity and improper time, and also taking more quantity of junk food, which is more popularized nowadays, disrupts normal digestion process. About Ahar Vidhi Vidhan, Acharyas have advised to take Ushna and snake food in proper quantity and proper time and place with full concentration of man, due to which the food gets easily digested. It has also been advised to take food as suitable to Prakriti of particular person, age and habit. So we have to adopt various regime of diet and dietetics, principally as mentioned in Ayurveda, to prevent lifestyle disorders. And the last, I'll say, eat right, eat healthy and stay healthy. Now, thank you everyone for your patient listening and providing me the opportunity to speak here. Thank you, sir.
थैंक यू डॉक्टर। मैं अब आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश व राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पटोला की ओर से आप सभी का धन्यवाद फिर से करता हूं, और जो हमारे साथ लोग वेबिनार में जुड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े। इसी सीरीज का कल दूसरा वेबिनार 12 बजे होगा, जिसमें हम विशेषज्ञ आमंत्रित विशेषज्ञ काढ़ा आदि के रूप में प्रयुक्त घरेलू औषधियों के सेवन की उचित प्रयोग विधि तथा प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षण हेतु प्रयुक्त औषधियों के विषय में चर्चा होगी। धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। आशा करता हूं कल आप वेबिनार में फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। Yes.